स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में, जिसको हम संवेगात्मक विकास के नाम से जानते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। इसमें हम आज पार्ट 1 के अंतर्गत देखेंगे कि संवेग क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। संवेग। संवेग मूल रूप से इमोशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसको आप देख रहे हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी शाब्दिक उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके संबंध में आइए बात करते हैं। संवेगात्मक विकास मनुष्य के वृद्धि एवं विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यह सामाजिक, नैतिक, सौंदर्य बोध के विकास के सभी पहलू को प्रभावित करने की क्षमता रखता है या ये प्रभावित करता है। संवेग मूल रूप से हम देखते हैं तो इंग्लिश के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम अलग करके यदि देखते हैं तो इसमें आपको वर्ड मिल रहे हैं। ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति देना, ठीक है। और अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि आंतरिक भावों को बाहर की ओर जो गति देने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, इमोशन कहेंगे। इमोशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित करना। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रकाशन है। जो व्यक्ति के अंदर भावनाएं हैं उनका बाहर प्रस्फुटीकरण या उसका किसी भी क्रिया के माध्यम से बाहर प्रकाशन ही उसको हम संवेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो रही आपके इसकी शाब्दिक उत्पत्ति के विषय में बात। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे दी जा सकती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। हमने उन्हीं परिभाषाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये परिभाषाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी हैं। तो आइए देखते हैं कि वुडवर्थ महोदय ने संवेग के विषय में क्या कहा है। संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। यहाँ पर दो शब्द है, गति और आवेश में आने की स्थिति है, ऐसा मानना है किसका, वुडवर्थ महोदय का। इसके बाद क्रो एंड क्रो संवेग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संवेग वह भावनात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी रहती है और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होती है, ठीक है, बाह्य व्यवहार द्वारा होती है, ऐसा मानना है क्रो एंड क्रो का। इसके बाद अगली जो परिभाषा है वो है पीटी यंग की। पीटी यंग का मानना है कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। यहाँ पर एक शब्द इनका क्या है, तीव्र उपद्रव है, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, ऐसा मानना है पीटी यंग महोदय का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइए बात करते हैं मैकडूगल महोदय ने क्या कहा। मैकडूगल एक संवेग के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने काम किया है, तो इनका आइए देखते हैं हम क्या इनका व्यू है, क्या विचार है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला कहा है, ठीक है। अब मैकडूगल महोदय ने इसमें और भी अपना कुछ मत दिया है। इनके अनुसार मूल प्रवृत्तिजन्य व्यवहार को 3 पक्षों में हम बांट सकते हैं, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष पहला हो गया, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि जैसे किसी बच्चे के सामने कोई बड़ा सा सांड आ रहा है तो पहले वो क्या करता है, उसको प्रत्यक्षीकृत करता है, उसको समझता है प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से कि वह क्या है। और इसके बाद जब वो ये समझ जाता है कि इससे हमको खतरा है, ये ऐसा एक जानवर है जो कि मार सकता है,
तो उसके मन में एक डर उत्पन्न होता है या भय उत्पन्न होता है, और इस भय के कारण वह क्या करता है, अपनी प्राण की रक्षा के लिए वहाँ से भागता है। तो यह एक उदाहरण है किसका, कि मूल प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के अंदर संवेग की कैसे उत्पत्ति होती है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। संवेग एक ऐसा कह लीजिए कि शारीरिक में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से इसके प्रभावों को हम देख सकते हैं। तो इसमें और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखते हैं, संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। इसकी जो पहली विशेषता है वो क्या है कि जो संवेगात्मक अनुभूतियाँ होती हैं व्यक्ति के अंदर, जो भाव होते हैं व्यक्ति के अंदर, वह कहीं न कहीं मूल प्रवृत्ति के साथ या मूलभूत व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है उसके साथ वह जुड़े रहते हैं, ऐसा हम सामान्यतया देख सकते हैं। ठीक है। अगला है, सामान्य रूप से संवेग की उपस्थिति या कह लीजिए उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि किसी भी संवेगात्मक अनुभूति के लिए पदार्थ या परिस्थिति के रूप में किसी सशक्त उद्दीपक यानी कि जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है की आवश्यकता होती है, और शरीर में होने वाले सभी प्रकार के अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों परिवर्तनों द्वारा संवेगों की मात्रा और गति दोनों में ही हम तीव्रता आते हुए देख सकते हैं। तो ये तो रही आपकी संवेग के रूप में या कह लीजिए कि सामान्य रूप में संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही होती है। अगली जो विशेषता है वो है संवेग के जागृत होने के लिए भावनाओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि भावनाओं से ही संवेग जुड़ा हुआ है, और भावनाएं जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं तो उन्हीं के वशीभूत होकर के व्यक्ति कार्य करने लगता है। ठीक है। अगली विशेषता जो है वो सभी संवेगात्मक अनुभूति कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों को जन्म देती है। जैसे व्यक्ति के अंदर जब कोई संवेगात्मक परिवर्तन होता है तो उसका हम प्रकाशन या कह लीजिए कि उसका प्रभाव उसकी शारीरिक क्रिया के माध्यम से देख सकते हैं। यह शारीरिक क्रिया दो तरह से हो सकती है, एक तो हो सकती है आंतरिक माध्यम से, और दूसरी क्या है, दूसरी हो गई बाह्य माध्यम से। ठीक है। तो ये दो तरह से इसकी हम शारीरिक परिवर्तनों को देख सकते हैं। आंतरिक माध्यम से जैसे मान लीजिए व्यक्ति की धड़कन बढ़ जाना, व्यक्ति के जो अंदर के भाव हैं वो उत्तेजित होने लगना। बाहरी क्या है कि उसके शरीर के जो आँखें हैं वो लाल हो जाना, या कह लीजिए कि मुखमंडल की आभा बदल जाना। तो ये क्या है, ये सब बाह्य कह लीजिए कि प्रदर्शन है, या बाहरी रूप से आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि व्यक्ति गुस्से में है या प्रसन्नता उसके अंदर है, किस प्रकार का संवेग उसके अंदर प्रभावी हो रहा है। ठीक है। और इसकी एक और विशेषता है संवेग की कि संवेग व्यापक होते हैं, इनकी जो पृष्ठभूमि होती है या इनका जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत व्यापक होता है। किसी भी मनुष्य में यह पूरी तरह से प्रस्फुटित होते हैं, वो चाहे धर्म जाति प्रजाति या इस तरह की कोई भी मतलब हम इसमें बाउंडेशन या उसकी सीमा को नहीं लागू कर सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि संवेग जो होते हैं वो व्यापक होते हैं, यह भी एक इसकी विशेषता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संवेग में क्या होता है, विचारों का लोप हो जाता है। व्यक्ति जब गुस्से में आता है या जब अत्यंत प्रसन्न हो जाता है तो क्या होता है, उसकी विचार करने की क्षमता का लोप हो जाता है। ये इसकी एक विशेषता है। दूसरी चीज़ यह है कि संवेग व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत इसका पाया जाना आप देख सकते हैं। कोई व्यक्ति वह यदि गुस्सा है तो वो गुस्सा होगा, उसके आसपास के लोग उससे
या उसके साथ गुस्सा नहीं होंगे। यानी कहने का यह आशय है कि यह व्यक्तिगत होता है या सामूहिक नहीं होता है, इसको हम सहज ही देख सकते हैं। अगली जो विशेषता है वो है अस्थिरता या अस्थायी होना। संवेग मूल रूप से हम देखते हैं तो अस्थिर होता है, यानी कि उसकी स्थिरता कम होती है, वह अस्थायी होता है। कभी उसकी उपस्थिति होती है, कभी नहीं होती है, यह हम सामान्यतया देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि प्रसन्न है या गुस्सा है तो वह एक निश्चित समय तक ही प्रसन्न रहेगा या गुस्सा रहेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वह संवेग अपनी स्थिति को बदलने लगते हैं और अस्थिरता इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है। अगली जो इसकी विशेषता है वह है कि स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। अब ये स्थानांतरण क्या हो सकता है इसमें संवेग में? संवेग में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा है, अब उसके सामने यदि जिसके ऊपर वह गुस्सा है वो व्यक्ति हट भी जाता है, तो उसके बाद जिस व्यक्ति से वह बात करता है, जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, वह उसके बाद आने वाले व्यक्ति पर भी उसका स्थानांतरण हम देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपने घर से गुस्सा होकर के आया है ऑफिस, और उसका प्यून या उसका नौकर जो भी है उसके पास आता है, कोई बात करता है, तो वह गुस्सा जो घर की है वह उस प्यून के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी स्थानांतरित हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेगों के अंदर यह भी गुण पाया जाता है कि उसका स्थानांतरण भी वह करता है व्यक्ति। अगली जो इसकी विशेषता है वो है संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। आप इसको सहज ही देख सकते हैं कि संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, या हम ये कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ एक क्रिया को अंजाम देती हैं, या संवेगों का संबंध क्रिया या क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। प्रत्येक संवेग किसी न किसी एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित होता है। जैसे भय में व्यक्ति क्या करता है, वो भागता है। प्रसन्नता में क्या करता है, हंसता है। तथा क्रोध में क्या करता है, वह भौहें तान लेता है। तो कहने का आशय यह है कि संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से होता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है सुख और दुख का भाव निहित होना। संवेग में क्या होता है कि व्यक्ति या तो दुखी होता है या सुख का अनुभव करता है, प्रसन्न होता है, तो ये दोनों भाव संवेग में निहित होते हैं। ठीक है। तो ये तो रही आपके संवेग की विशेषताओं की बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संवेग के प्रकार के संबंध में। इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बताया है। ऐसे तो संवेग के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मैकडूगल महोदय ने क्या कहा है, मैकडूगल महोदय ने इसके 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है। अब ये 14 जो प्रकार हैं, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है, और संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति उसी मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। तो आइए देखते हैं कि मैकडूगल महोदय ने कौन कौन से संवेग बताए हैं। उन 14 संवेगों के विषय में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाने वाला संवेग के अंतर्गत पॉइंट है। तो आइए देखते हैं संवेग के 14 प्रकार। ठीक है। मूल प्रवृत्तियां और संवेग, आप ये दोनों देख रहे होंगे। इसमें पहला है भय। भय जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति क्या करता है, पलायन करता है, यानी कि वहाँ से भागने का प्रयास करता है। तो जब संवेग उत्पन्न होगा तो उससे संबंधित उसकी मूल प्रवृत्ति है, और मूल प्रवृत्ति से ही वह उसका व्यवहार बदल जाता है। इसके बाद अगला संवेग है आपका क्रोध। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो युयुत्सा हम देख सकते हैं। युयुत्सा का आशय क्या है, इसका मतलब यह है कि युद्ध करने की इच्छा जागृत होना। ठीक है। घृणा उत्पन्न हुई तो निवृत्ति की भावना जागती है, या मूल प्रवृत्ति निवृत्ति को आप देख सकते हैं। वात्सल्य अगर संवेग उत्पन्न होता है तो संतान कामना की भावना जागृत होती है।
इसी तरह से करुणा आप देख सकते हैं, करुणा अगर किसी को उत्पन्न हुई तो क्या होगा, शरणागति आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला है कामुकता। कामुकता संवेग के अंतर्गत हम काम प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति को देख सकते हैं। अगला संवेग है आश्चर्य। जब व्यक्ति को आश्चर्य होता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। ठीक है। आत्मनिर्भरता या आत्महीनता, इसमें क्या होगा, दैन्य शक्ति को आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए आगे हम लोग देखते हैं आत्माभिमान। आत्माभिमान से आत्मगौरव नामक मूल प्रवृत्ति का आप देख सकते हैं कि उसमें व्यक्ति में विकास होता है, या कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और एकाकीपन, सामूहिकता एकाकीपन से संबंधित है। इसके बाद आप देख रहे होंगे भूख। जब व्यक्ति भूखा होता है तो क्या करता है, भोजन की वो तलाश करता है। इसी तरह से अधिकार, व्यक्ति के अंदर अधिकार जो होगा, जब इसकी उत्पत्ति होती है तो वह संग्रहण करने का प्रयास करता है। ठीक है। कृतिभाव, कृतिभाव मतलब व्यक्ति कुछ न कुछ करना चाहता है, नया करना चाहता है, तो क्या होगा, रचना धर्मिता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी को हम इसमें, या क्रिएशन व्यक्ति में जागृत होता है। अब इसके बाद अंतिम जो संवेग है वो है आमोद, जिसको हम कह लीजिए कि व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो क्या करता है, वह हंसता है। ठीक है। तो इस तरह से ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 संवेग हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। और अधिकतर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मैकडूगल के अनुसार कितने संवेग हैं या कितने मूल प्रवृत्तियां हैं, या इसको कितने संवेगों के प्रकार बताए हैं मैकडूगल महोदय ने। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है। तो ये आपके 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय चिंतन जो है, या चिंतन धारा भारत की, इस परिवेश में संवेग को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस परिवेश में हम ये देखते हैं कि संवेग को 2 मूल भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, पहला है राग और दूसरा है द्वेष। ठीक है। तो राग और द्वेष मूल रूप से 2 संवेगों की चर्चा की गई है भारतीय परिवेश में। आइए देखते हैं कि इन दोनों जो संवेग हैं इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। रागात्मक संवेग, या इसको हम पॉजिटिव इमोशन भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अपने बड़ों के प्रति राग उत्पन्न होता है। इसमें कौन कौन से संवेग आएंगे, जैसे सम्मान की भावना उत्पन्न होना से बड़ों के प्रति होता है, और अपने बराबर वालों के प्रति मित्रता की भावना उत्पन्न होना, प्रेम की भावना उत्पन्न होना है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और आसक्ति की भावना उत्पन्न होना, ये सब अपने से बराबर वालों के प्रति उत्पन्न होती है। इसके बाद आप देख रहे होंगे अपने से छोटों के प्रति जो उत्पन्न होते हैं संवेग, वो हैं स्नेह, वात्सल्यता, या इसको हम वात्सल्य भी कह सकते हैं, और दया। तो ये कुछ संवेग थे जो कि रागात्मक, जिसको हम पॉजिटिव संवेग भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, द्वेष या द्वेषात्मक संवेग। इसमें कौन कौन से संवेग आते हैं, आइए देखते हैं। अपने से बड़ों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति भय, कायरता और घृणा। ठीक है। भय, कायरता और घृणा। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, और इसको हम भक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, भक्ति। ठीक है। तो अब थोड़ा सा रागात्मक संवेग में आ जाएं आप। संवेग, अपने से बड़ों के प्रति 3 संवेग होते हैं, सम्मान, भक्ति और श्रद्धा। ठीक है। और यहाँ पर अब आइए देखते हैं द्वेषात्मक संवेग में अपने से बड़ों के प्रति भय, कायरता और घृणा नामक संवेग उत्पन्न होता है। अपने बराबर वालों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, जलन संवेग उत्पन्न होता है। द्वेष भी हम कह सकते हैं।
और अपने से छोटों के प्रति जो संवेग उत्पन्न होते हैं वो क्या हैं? वो हैं गर्व, अभिमान और अधिकार। तो ये सब संवेग, इसको हम नेगेटिव इमोशन या ऋणात्मक संवेग भी कहते हैं। ये द्वेषात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। तो भारतीय चिंतन धारा में यदि आपसे पूछा जाए कि संवेगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका है रागात्मक संवेग और दूसरा क्या है? द्वेषात्मक संवेग। अब इसमें 3 आप सब डिवीज़न देख सकते हैं। तीनों सब डिवीज़न को आप इस तरह से देख सकते हैं कि अपने से बड़ों के प्रति कौन कौन से संवेग होते हैं व्यक्ति के अंदर, अपने से बराबर वालों के प्रति कौन कौन से संवेग होते हैं व्यक्ति के अंदर, और अपने से छोटे के प्रति कौन कौन से संवेग होते हैं। तो इसको हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी संवेग के विषय में चर्चा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिक्षा मंथन में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।